नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम बात करते हैं उन खबरों की जो सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बनती, बल्कि उन सुर्खियों के पीछे की असल कहानी क्या है वो हम आपके समक्ष रखते हैं। हम आपके सामने हर एक खबर का सटीक विश्लेषण करते हैं और न सिर्फ विश्लेषण करते हैं बल्कि इसके साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके समक्ष रखते हैं। और आज बात बियॉन्ड हेडलाइंस में उस मुद्दे की हम करने जा रहे हैं, उस मामले की हम बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर, सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, वो आपकी और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। ये मामला आपके और हमारे विश्वास, भरोसे से जुड़ा हुआ है, हमारे आराध्य से जुड़ा हुआ है, रामलला से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज बियॉन्ड हेडलाइंस में होगी बात रामलला की। आज बियॉन्ड हेडलाइंस में होगी बात राम मंदिर में हुए चढ़ावा कांड की। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। ये कहा जाता था भक्ति के मामले में कि भक्ति करो प्रभु श्री राम की, लूट लो ये राम का नाम और अपने जीवन में उतार लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने राम के ही धाम में रहकर विश्वासघात किया, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने राम के ही धाम में रहकर इन पंक्तियों के मायने कुछ और ही निकाल लिए। इन पंक्तियों के मायने कुछ इस तरह से निकाल लिए कि नाम की लूट नहीं है, राम के धन की लूट है, रामलला के चरणों में जो चढ़ावा आ रहा है उसकी लूट है। जो भक्त राम के धाम में आ रहे हैं, रामलला के धाम में आ रहे हैं, अपने आराध्य के धाम में आ रहे हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा, अपनी पूंजी का एक हिस्सा उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं ताकि ये पैसा, ये धन उनकी सेवा में इस्तेमाल किया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके। लेकिन उस पर डाका डालने का काम कुछ लोगों की तरफ से किया गया। ये वो लोग थे जो ट्रस्ट में बैठे थे सेवा के नाम पर। ये वो लोग थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी रामलला की सेवा करने की, धन की गिनती करने की। कैसे रामलला के धाम में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया, कैसे सिर्फ छोटी मछलियों पर शिकंजा कसा गया है और बड़े मगरमच्छ अभी खुलेआम घूम रहे हैं। असल जवाबदेही किसकी बनती है? क्या सिर्फ कह देने मात्र से कि ये कलंक हम पर लग गया है काफी है? क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जवाबदेही नहीं बनती? सवाल तमाम है और उन्हीं सवालों की पड़ताल आज हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए की है। देखिए जरा। भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान राम के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस दौरान साइकिल से चलने वाला व्यक्ति और क्या प्लेन में सफर करने वाला, जिसकी जैसी क्षमता रही उसने वैसी श्रद्धा दिखाई और भगवान राम के चरणों में हर सब कुछ अर्पित कर दिया। लेकिन सवाल अब उठने लगे जब कथित तौर पर उसी श्रद्धा और उसी चढ़ावे पर चोरी के आरोप लगने लगे। लेकिन सवाल केवल उन आरोपियों पर नहीं लग रहे हैं, सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं जो संगठन राम भगवान के नाम पर तमाम दावे करते थे। सवाल उन सरकारों पर भी खड़े हो रही है जो सरकार भगवान राम के नाम पर तमाम काम होने का दावा करती थी। भगवान राम के मंदिर का जब निर्माण कार्य हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है, योगी सरकार, वो पूरी तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के अपने प्रचार में इसको शामिल करती है। लेकिन जब कथित तौर पर इस चढ़ावे में चोरी का मामला आया तो सवाल सरकार पर भी खड़े होने लगे। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये मामला शुरू होता है 7 जून 2026 से, जहां पर तमाम लोग पहले मंदिर में चढ़ावे का चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद से ये मामला विपक्षी दलों के पाले में चला जाता है और यहीं से पहले विधायक और उसके बाद समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे पवन पांडे ने इस मामले को उठाया। पवन पांडे ने कहा कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, जो राम भक्त चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उस पर चोरी हो रही है। चोरी की बात सुनकर हालांकि कई जो सवाल है वो खड़े होने लगे, लेकिन क्योंकि भगवान राम पे सबकी आस्था थी लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन इसी मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट से करने को कह दिया।
हाईकोर्ट से इस मामले की जांच की जैसे ही बात की गई और अखिलेश यादव ने कहा कि इस पूरे मामले का संज्ञान स्वतः कोर्ट को लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने इस मामले को सवाल खड़े किए उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि आखिर में क्या वाकई में राम मंदिर में चोरी हुई है। कुछ दिन तो यही मामला चलता रहा कि विपक्ष अभी इसमें हमलावर है, विपक्ष जानबूझकर इसको मुद्दा बना रहा है, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया उसके बाद से आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन संजय सिंह ने इस मामले को केवल जो राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया था उससे न जोड़कर उसके अलावा उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर इससे भी बड़ी चोरी हो रही है और वो चोरी जमीन के खरीद फरोख्त पे हो रही है। इस पूरे मामले को कुछ दिन लगभग 6 से 7 दिन ऐसे ही चलता रहा और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, टीवी डिबेट होते रहे, लेकिन किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद कई साधु संत भी मुखर होकर के इस तमाम मामले को लेकर के बोलना शुरू कर दिए थे। ये मामला तूल तब पकड़ता है जब समाजवादी पार्टी के बाद से तमाम करके जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार आरोप पर आरोप लगाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं और सीसीटीवी हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक लगातार गवाही देने वाले लोग अब मीडिया पर आकर अपनी अपनी बात और अपने अपने दावे करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस पूरे मामले को बढ़ता देख करके पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई और ये रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट से मांगी गई थी। उस दौरान वर्तमान में चंपत राय जो कि सचिव हैं उनसे मांगा गया था, लेकिन ये रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नहीं दी गई और इसके बाद अब और सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगी और सरकार पर भी सवाल उठे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है, भगवान के राम के नाम पर चुनाव लड़ती है और ये पिछले कई चुनावों में देखा भी गया था कि हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जैसे राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो संगठन थे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो पीठ थपाते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर में चोरी का मामला आया ये सारे संगठन मौन से हो गए। इन संगठनों ने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन इस मामले को लेकर के जैसे ही विपक्ष ने हमलावर हुआ और उसके बाद कई कार्यसेवकों ने तो मोर्चा खोल दिया, जिसमें प्रमुख अगर बात करें तो पूर्व कार्यसेवक संतोष दुबे ने तो मानो इसकी यही वो कार्यसेवक थे जिन्होंने जब विवादित बाबरी मस्जिद का गुंबद ढाया गया था तो यही कहा जाता है यही कार्यसेवक थे जिन्होंने गोली खाई थी और फिर यही कार्यसेवकों ने पूरी तरीके से इस मोर्चे को अपने हाथों में ले लिया और लगातार एक पर एक सवाल खड़े करते रहे। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि भगवान राम करोड़ों हिंदू, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र हैं और कोई विश्वास मानने को नहीं तैयार था क्या भगवान के राम के मंदिर में चोरी हो सकती है। लेकिन चोरी की बात करें तो इसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा कि कहीं न कहीं वर्तमान में योगी सरकार को लगा कि कहीं न कहीं 2027 आगामी चुनाव है और इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आनंद फानन में पहले मुख्यमंत्री ने एक सभा के दौरान भाषण दिया और कहा कि मैं एसआईटी का गठन करने जा रहा हूं और एसआईटी 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देगी। फिर 13 तारीख को एसआईटी के पाले में जाता है, एसआईटी का गठन किया जाता है, 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई जाती है जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कि विश्वास पंत को दी जाती है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद उन पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं कि वो अधिकारी है जिन पर खुद एसआईटी की जांच चल रही है, खुद जांच के दायरे में जो है वो कैसे एसआईटी का नेतृत्व कर सकता है, कैसे वो अधिकारी एसआईटी में रह सकता है। क्योंकि माना जाता था कि विजय विश्वास पंत 2025 कुंभ के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो भीड़ को लेकर के कहते नजर आते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है और इसी के बाद से माना जाता है कि भीड़ बढ़ी थी। 19 तारीख के बीच में एसआईटी अपना ताबड़तोड़ एक्शन करती है, कार्रवाई करती है, जांच करती है। इस जांच की बात करें तो एसआईटी जब 15 तारीख को राम मंदिर में दाखिल होती है, इस दौरान एसआईटी के पास कुछ नहीं था, लेकिन एसआईटी जैसे ही दाखिल होती है उसके सामने सारी चीजें खुलकर आने लगती हैं और पढ़ते दर पढ़ते एसआईटी खोलना शुरू करती है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे उस दावे में एसआईटी को तमाम चीजें मिली। एसआईटी ने जांच किया। एसआईटी के जांच के दौरान ये पता चला कि आखिर में राम मंदिर में चोरी तो हो रही है, लेकिन चोरी किस तरीके से की जा रही है इसको लेकर के एसआईटी ने अपना जांच का दायरा बढ़ाया और लगभग कहा जाता है कि 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की। उसमें खुद ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो महासचिव चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों और गोपाल राव हों, इसके अलावा अन्य तमाम जो गणना से जुड़े संबंधित अधिकारी थे, कर्मचारी थे और जो वहां पर सीसीटीवी में, मेंटेनेंस में, तमाम जगहों पर जो मौजूद थे, उन सब से पूछताछ की गई।
एसआईटी की इस पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन में एक चीजें निकल करके आई कि चोरी तो हुई है और बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें एक पैटर्न एसआईटी को देखने को मिला। इस पैटर्न में एक चीजें निकल करके आई कि ये पूरी तरीके से एक गिरोह बना करके काम किया जा रहा है और इसमें एक साथ एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं और मदद में जो बातें निकल के आ रही थी कि एसआईटी ने एक पैटर्न को डिकोड किया और पूरे 6 दिन में उस पैटर्न को डिकोड करने में एसआईटी को लग गए, जिसमें एसआईटी ने बारी बारी से सवाल किए और बारी बारी से उन लोगों से सवाल किए जो इस मामले में आरोपी हैं। उनको पहले तो एकांत में एसआईटी ने खुद अकेले में पूछताछ की, फिर उसके बाद एसआईटी ने उस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने अलग अलग बैठा करके पूछताछ की, तो दोनों में बयान जो है वो अंतर आया और इसी बात से एसआईटी को पूरा शक गहरा गया कि इस मामले में चोरी हुई है और इन लोगों की संलिप्तता इस मामले में है। उसके बाद एसआईटी ने पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। इस दौरान एसआईटी ने लगभग 2000 से अधिक घंटे के सीसीटीवी को अपने पास लिया और फॉरेंसिक टीम ने उस सीसीटीवी कैमरे का जो रिकॉर्डिंग थी उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस में ये बातें निकल करके आई कि ये पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। वो पैटर्न ये था कि ये जो 8 आरोपी हैं उसमें टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर बताया जाता है वो है और उसके अलावा अनुकल्प मिश्रा है, लौकुश है, ये सभी लोग एक साथ काम करते थे और जो बातें निकल के आ रही हैं कि इन सब का नाता अनिल मिश्रा से है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू के ऊपर तो गंभीर आरोप है, टिन्नू ही इस पूरे खेल का सरगना माना जा रहा है और एसआईटी ने जब इस पैटर्न को डिकोड किया तो इस दौरान ये पता चला कि इस पैटर्न में सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरे के सामने जब शिफ्ट चेंज की जाती थी तो कुछ कर्मी जो है वो खड़े हो जाते थे पीटकर, जिससे कि सामने की जो गतिविधि है वो दिखाई नहीं देती थी और उसके बाद एक व्यक्ति पैसा उठाता था, वो दूसरे को देता था, दूसरे तीसरे को देता था और तीसरा उसको उठाकर बाथरूम में रख देता था और उसके बाद वो पैसा सीधे बाहर हो जाता था और फिर बाद में इस पैसे में बंदरबाट की जाती थी। एसआईटी ने पूरे इस नेटवर्क को खंगाला। उसके बाद एसआईटी ने एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट 23 तारीख को एसीएस होम को दी गई, जिसमें रिपोर्ट में गोपनीय बात कही गई थी और खुद एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे विजय विश्वास पंत ने कहा कि ये गोपनीय रिपोर्ट है, इसको सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से ये बातें निकलने लगी कि एसआईटी की रिपोर्ट में ये जो बातें की जा रही हैं ये बातें सत्य हैं और चोरी हुई है और बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और एसआईटी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एसआईटी ने 23 जून 2026 को जब ये पूरी रिपोर्ट सौंपी उसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर माना जाता है कि ट्रस्ट की तरफ से जो पदाधिकारी कृष्ण मोहन थे उन्होंने एक तहरीर दिया। तहरीर में चोरी की बात की और चोरी की बात में जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया वो गौर करने वाली थी। ये बीनस की धाराएं थी 306, 316, 317 और 61 की धाराएं थी। ये धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और चोरी की बात की गई। उसके बाद पुलिस के हवाले में ये चीजें आ गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के सघन चेकिंग अभियान कराया और ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए पुलिस ने 8 लोगों जो नामजद थे उनकी गिरफ्तारी की। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी कई लोग अज्ञात में हैं। गिरफ्तारी के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत होती है और एक्शन की बात करें तो एक्शन में कई चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो टिन्नू यादव के घर पर देखने को मिलता है, जहां पर टिन्नू यादव के हॉस्टल में छापेमारी की जाती है। इस दौरान पुलिस को लगभग 20 लाख रुपए उसके हॉस्टल से मिलते हैं और कई संपत्ति होने का जो बात है वो सामने आता है। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर के जांच करती रहती है और 27 और 28 को पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। इस दौरान पुलिस लगातार इस पूरे एक्शन को लेकर के कार्रवाई करती है। जितने 8 आरोपी थे उनके तमाम ठिकानों पर कार्रवाई की जाती है और पुलिस वहां से नकदी और जेवरात भी बरामद करते हैं। ये पुलिस की रिपोर्ट में भी लिखा गया है। इसके बाद पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल और तेज करती है और जिस तरीके से ये मामला खुल करके आता है कि जितने भी आरोपी हैं सभी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पैसा लिया था उससे जमीन खरीदा, उससे घर बनवाए और इसमें सबसे ज्यादा जो पैसे बरामद हुए वो अविनाश शुक्ला के घर से बरामद हुए थे। और वहीं लौकुश का एक मकान बन रहा है जो पत्नी के नाम पर बन रहा है और ये बातें तस्दीक में आई हैं कि पत्नी के नाम जो घर बन रहा है उसमें भी जो चोरी है वो पैसे चोरी को लेकर के लगे हैं। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे और सवाल के बाद तमाम चीजें जो हैं वो खड़े होना शुरू हो गए हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच में जिस तरीके से पुलिस ने फर्द तैयार किया है, फर्द में जो बातें मिली हैं, जो पैसे मिले हैं, सबसे ज्यादा पैसे अविनाश शुक्ला के घर से मिले हैं, उसमें भी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच कर रही है और एक एक चीजें जो है पुलिस में आ गई हैं। हमने प्राइम न्यूज के माध्यम से साफ तौर पे प्राइम न्यूज ने उस एक डॉक्यूमेंट्स को दिखाया कि आखिर से किसके पास से कितनी चीजें बरामद की गई हैं, किस तरीके से बरामद की गई हैं और कितना पैसा बरामद किया गया है। लेकिन इस सब पूरे मामले में चौंकाने वाली जो बात सामने आई वो ये आई कि जो अविनाश शुक्ला है वो जहाँ पर रहता था वो एक योग आश्रम है। योग आश्रम में
जब पुलिस की छापेमारी पड़ती है तो वहीं से 5 जून का एक सीसीटीवी है और इसमें भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से लेकर के, क्योंकि तमाम चंपत राय जो है विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी हैं, एक सवाल खड़े हो रहे हैं सीसीटीवी को देखते हुए कि सीसीटीवी 5 जून का बताया जा रहा है। 5 जून को पुलिस जो है वो चंपत राय के कहने पर अविनाश शुक्ला जहां योगाश्रम में रहता था वहां छापेमारी करती है। वहां से एक काले बैग में कहा जाता है 5 लाख रुपए पुलिस को मिले थे। उसके बाद वहीं से सवाल खड़े होना शुरू हुए थे। लेकिन सवाल इसके बाद ये खड़े हो रहे हैं कि चंपत राय ने उससे पहले क्यों शिकायत नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जैसे जैसे जांच करती है, उसके बाद अविनाश शुक्ला के घर से, जहां पर अविनाश शुक्ला रहता था और उसका भाई भी वहीं रहता था, वहां से एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस में लिखा रहता है राम राज कोष, और ये कोष के स्टिकर लगे हुए, QR लगे हुए, ये प्राइम न्यूज ने दिखाया भी था। और उस पर जब मिलता है तो सवाल और खड़े होने लगते हैं कि क्या इस QR कोड का इस्तेमाल जो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है उसमें भी किया गया है, और इसी की तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। लेकिन इन पूरे जो घटनाक्रम रहे हैं इस पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद पर भी। इस जब चंपत राय का नाम आने के बाद से विश्व हिंदू परिषद जो है वो लगातार अब किनारा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जब उनसे बात की गई तो इस मामले को लेकर के शुरुआत में उनके कुछ और बयान थे, लेकिन जैसे जैसे ये मामला तोड़ पकड़ता गया और अधिवक्ताओं ने जब चंपत राय अनिल मिश्रा पर सवाल करना शुरू किया तो उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके भी जो बयान है उसमें बदलाव देखने को मिला। उनके बयान में ये बातें आने लगी कि विश्व हिंदू परिषद का रोल केवल जो है वो राम मंदिर निर्माण तक था, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का रोल नहीं है। आखिर में क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से चंपत राय जुड़े हुए हैं इसलिए विश्व हिंदू परिषद पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये सवाल तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ साधु संत और कार्यसेवक भी खड़े हो रहे हैं। कई संतों ने तो ये भी कह दिया कि जो भगवान राम अयोध्या में है ये भगवान राम बीजेपी के और RSS के और BHP के हैं, ये भगवान राम आम लोगों के नहीं है। इसलिए सवाल BHP, उसके साथ ही साथ RSS और वर्तमान की योगी सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल साधु संत खड़े कर रहे हैं कि आखिर में जब पूरा मामला पहले पता चल रहा था तो जांच क्यों नहीं की गई, पहले FIR क्यों नहीं की गई। और सवाल कुछ लोग ये भी दबे मन से कह रहे हैं कि ये कार्रवाई केवल छोटों पर हो रही है, बड़े पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने भी आरोप लगाया, अधिवक्ताओं ने तो खास तौर पर मोर्चा खोल दिया है और अधिवक्ताओं ने कहा कि कोई भी राम भगवान के मंदिर में चोरी करने वाले के ऊपर केस नहीं लड़ेगा, उनका केस नहीं लड़ेगा, उनका पक्ष नहीं लड़ेगा। अगर कोई इसका पक्ष लड़ता है तो उसके खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिवक्ताओं ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा खोला और आज अधिवक्ताओं द्वारा ये एक तहरीर दी गई। तहरीर में लिखा गया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर मुकदमा होना चाहिए क्योंकि इनकी जवाबदेही है। लेकिन पूरी इस मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल वो राम भक्त पूछ रहे हैं, वो साधु संत पूछ रहे हैं, वो कार्यसेवक पूछ रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के स्थापना के लिए लड़ाई की थी, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई की थी, उनके परिवार से लोगों ने जान गंवाई थी। सवाल उनके हैं। सवाल पूरी तरीके से विपक्ष भले हमलावर है लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है, ये साधु संत का कहना है। विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर के BHP पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर में जब इतना बड़ा BHP को कार्रवाई पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से BHP विश्व हिंदू परिषद RSS ने इस मामले को लेकर के श्रेय लिया था, लेकिन उसके बाद कार्रवाई को लेकर के अब कोई सामने नहीं आ रहा है। और अगर आप श्रेय ले सकते हैं तो आपको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी, आपको जवाबदेही भी निर्धारित करनी पड़ेगी। और सवाल यही हो रहे हैं कि बड़े जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि वो RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष इसको लेकर के सरकार को भी घेर रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी सरकार जो भगवान राम के नाम पर वोट मांग सकती है, जो भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ सकती है, क्या वो भगवान राम के नाम पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। कार्रवाई को लेकर के लीपापोती के आरोप लग रहे हैं और अभी तक जिस तरीके से 8 की गिरफ्तारी हुई है, ये कहा जा रहा है कि ये केवल छोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मुखर होकर के अब लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके के मामला निकल करके आ रहा है, अब SIT की जांच के दायरे को और बढ़ाया गया है और SIT अब 15 दिन पूरे मामले को जांच करेगी। 15 दिन में इस SIT इस पूरे मामले को जांच करेगी, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला छोटा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बैकग्राउंड को खंगाला जाए तो केवल और केवल ये चंदा जो चढ़ावा चढ़ता था उसकी गिनती करते थे, उस पर हेराफेरी करते थे। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जो पैसा चोरी किया गया था वो आखिर बाहर कैसे निकला, क्या
बड़े पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरी बात की भनक जो अब संगठनों को थी, तो आखिर में उन लोगों ने पहले ही मोर्चा क्यों नहीं खोला। अब सवाल ये लोग खड़े कर रहे हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार इस बात को लेकर के किनारा कर रहे हैं कि राम मंदिर से उनका केवल नाता राम मंदिर के निर्माण कार्य तक था, राम मंदिर बन गया तो क्या वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। वहीं आरएसएस को लेकर के देखा जाए तो तमाम तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरएसएस की भी तरफ से कोई मुखर होकर बोल नहीं रहा है, कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ बातें निकल करके आ रही हैं कि आरएसएस अलग से इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहा है, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाली कार्रवाई में इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल बने हुए हैं कि आखिर में ये जो संगठन लगातार भगवान राम के नाम पर अपनी वाहवाही करते थे, आखिर में ये कार्रवाई को लेकर मुखर होकर के कार्रवाई को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोला है, साधु संतों ने मोर्चा खोला है, वहीं राम भक्तों ने मोर्चा खोला है, तो कार्रवाई की मांग आखिर में क्यों नहीं हो रही है। और अगर इतने बड़े आरोप लगे हैं तो उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इसको लेकर के सरकार भी कटघरे में है और आगामी 2027 चुनाव को लेकर के ये बड़े सवाल हो रहे हैं कि अगर यही रहा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर यही रहा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के आस लगे थे और अब ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था की बात है, तो ऐसे में जो भगवान के नाम पर वोट मांगे गए थे उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। इसीलिए सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है और ये अब जवाब आम जनता मांग रही है और लगातार विपक्ष भी अब इन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमृतसर प्राइम न्यूज अयोध्या। जाहिर सी बात है जिस राम नाम पर जमकर वोट पटोरे थे, अब यही ना हो कि 2027 में वही राम नाम ले डूबे। क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी कांड सामने आया, इसने सवाल तमाम खड़े कर दिए हैं जिनके वक्त